भारतीयों का इस YouTube चैनल भोज अकेडमी में स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लेकर के आए हैं कक्षा 10वीं के अर्थशास्त्र का अध्याय 2 के परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। तो अध्याय 2 है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। इससे कुछ प्रश्न उत्तर देखिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं सही जोड़ियाँ। तो सही जोड़ियाँ देखिए कि असिंचित भूमि। तो असिंचित भूमि के लिए हमें किस चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी? तो असिंचित भूमि के लिए सरकार द्वारा नहरों का निर्माण करना पड़ेगा। फसलों का कम मूल्य, तो फसलों का कम मूल्य सरकारी विपणन समिति तय करेगी। और कर्ज भार, तो कर्ज भार देखिए, तो कर्ज भार में होगा कम ब्याज पर बैंकों द्वारा ब्याज देना या ऋण देना। उसके बाद देखते हैं मंदी काल में रोजगार का अभाव। तो मंदी काल में रोजगार का अभाव होता है कृषि आधारित मिलों की स्थापना करना, कटाई के तुरंत बाद स्थानीय व्यापारियों को अपना अनाज बेचने की विविधता। तो ये होती सरकार द्वारा खाद्यान्नों की वसूली। उसके बाद में हम देखते हैं जो रिक्त स्थान पूछा जाता है, तो आपको 7 नंबर के रिक्त स्थान भी आने वाले हैं। तो देखिए रिक्त स्थान कि सेवा क्षेत्र में रोजगार में उत्पादन के समान अनुपात में वृद्धि हुई है या नहीं हुई? तो हुई है। उसके बाद में देखिए कि खालिस्तान क्षेत्र श्रमिक वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते। तो कृषि क्षेत्र के लोग श्रमिक वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते। खालिस्तान क्षेत्र के अधिकांश श्रमिकों को रोजगार सुरक्षा प्राप्त होती है। तो असंगठित श्रमिकों को रोजगार सुरक्षा प्राप्त होती है। भारत में खालिस्तान अनुपात में श्रमिक असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो बड़े क्षेत्र में। उसके बाद देखिए कि कपास एक खालिस्तान उत्पादक है। तो कपास एक प्राकृतिक उत्पादन है और कपड़ा एक विनिर्मित उत्पादन है। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों की गतिविधियां क्या है? तो परस्पर निर्भर करती है। उसके बाद में सही उत्तर सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक आधार पर विभाजित हैं, तो उद्यमों के स्वामित्व पर आधारित है। उसके बाद में आता है एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन खालिस्तान क्षेत्र की गतिविधि है। तो ये आता है प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि है। किसी वर्ष में उत्पादित खालिस्तान कुल मूल्य को उदाहरण कहते हैं, तो इसे सभी अंतिम वस्तु और सेवा कहा जाता है। उसके बाद में हम देखते हैं कि के पदों में वर्ष 2013-14 के बीच तृतीय क्षेत्र की हिस्सेदारी रहेगी, तो 50 से 60 रहेगी। उसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं संगठित और असंगठित क्षेत्रकों में विद्यमान रोजगार परिस्थितियों की तुलना करें। तो संगठित क्षेत्र में वे कार्य स्थान आते हैं जहां रोजगार की अवधि नियमित होती है और इसीलिए लोगों के पास सुनिश्चित कार्य होता है, और वे क्षेत्र सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं और उन्हें सरकारी नियमों और विनियमों का अनुपालन करना होता है। इन नियमों और विनियमों का अनेक विधियों और जैसे कारखाना अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, सेवानुदान अधिनियम, दुकान प्रतिष्ठान अधिनियम इत्यादि में उल्लेख किया जाता है। इसे संगठित क्षेत्र कहा जाता है क्योंकि इसकी कुल औपचारिक प्रक्रिया एवं कार्य विधि है, जबकि असंगठित क्षेत्र छोटे छोटे और बिखरे इकाइयां जो अधिकांशतः सरकारी नियंत्रण से बाहर होते हैं, ये निर्मित होते हैं। ये कम वेतन वाले रोजगार हैं, प्रायः नियमित नहीं है। यहाँ अतिरिक्त समय में कार्य करने और सवेतन अवकाश, बीमारी के कारण अवकाश इत्यादि का कोई प्रावधान नहीं है। रोजगार सुरक्षित नहीं है, तो श्रमिकों को बिना किसी कारण कार्य से हटाया जाता है। फिर एक प्रश्न आता है मनरेगा। इसको बोला जाता है राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम भी कहा जाता है। तो इसे दोनों प्रकार से पूछ सकता है। एक तो मनरेगा 2005 अधिनियम को का उद्देश्य की व्याख्या करो, या राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 अधिनियम की प्रावधानों की व्याख्या करो। तो अपने को इसके 3 या 4 पॉइंट में लिखना है। भारत में लगभग यह 625 जिलों में काम का अधिकार लागू करने के लिए एक कानून बना है। इसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार अधिनियम 2005 कहा गया है। इसके प्रावधान में देखिए यह अधिनियम केवल एक कार्यक्रम ही नहीं अपितु एक कानून है जिसके अंतर्गत रोजगार हासिल करने की कानूनी गारंटी दी गई है। फिर आता है इसके नियोजन तथा क्रियान्वयन में पंचायती राज्य
संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसका प्रमुख उद्देश्य एक वर्ष प्रत्येक ग्रामीण और शहरी क्षेत्र गरीब तथा निम्न मध्यम वर्ग के परिवार के एक वयस्क व्यक्ति को कम से कम 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराना। इसके अंतर्गत मांग करने पर 15 दिन के अंदर कार्य उपलब्ध कराना अनिवार्य है। उसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है कि व्याख्या कीजिए कि एक देश के आर्थिक विकास में सार्वजनिक क्षेत्र कैसे योगदान रखता है। तो एक देश के आर्थिक विकास में सार्वजनिक क्षेत्र कैसे योगदान रखता है, देखिए तो निम्न प्रकार से योगदान रखता है। इस उपक्रम द्वारा क्षेत्रीय विषमताओं को दूर करने का प्रयास किया जाता है। इन उद्योगों की स्थापना उन क्षेत्रों में की जाती है जिन क्षेत्रों में निजी उद्योगपतियों द्वारा अवहेलना कर ली जाती है। इनमें उद्योगों की स्थापना इस प्रकार की जाती है कि उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग हो सके। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा आधारभूत सेवाओं के विकास पर बहुत जोर दिया गया है। फिर आता है सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम से सामाजिक न्याय की प्राप्ति में भी सहायता मिलती है। इन संस्थाओं के द्वारा अधिकतम संभव मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के प्रयास किए जाते हैं। आय की विषमताओं को न्यूनतम किया जाता है और राष्ट्रीय आय का वितरण समानता एवं न्याय के आधार पर किया जाता है। और चौथा पॉइंट है सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम नगर और रख रखाव और सामाजिक कार्य जैसे शिक्षा, चिकित्सा और सांस्कृतिक गतिविधियों में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहता है। तो इस प्रकार से इस अध्याय के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसरों की जानकारी हमने आपको दी। आने वाले वीडियो में भी नेक्स्ट भूगोल के जो क्वेश्चन आंसर या अध्याय की जानकारी देंगे, तो लगातार वीडियो को प्राप्त कीजिए। और आपने यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, वीडियो को अधिक से अधिक छात्र छात्राओं तक शेयर करें ताकि छात्र छात्राओं तक इन प्रश्न उत्तरों की जानकारी प्राप्त हो सके। धन्यवाद।